तो कहानी की शुरुआत में हम एरन जेगर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक नाइटमेयर देखकर उठता है। एरन शिगानिशिना डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जो कि वॉल मरिया के साउथ साइड पर सिचुएटेड है। ये एरिया लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल से घिरा हुआ है ताकि ह्यूमंस टाइटन से बचे रहे। अब यहाँ में पता चलता है कि लगभग 100 साल पहले अर्थ पर ह्यूमंस को बड़े बड़े जायंट्स का सामना करना पड़ा, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, एंड दे आर बेसिकली जायंट मॉन्स्टर्स। इन टाइटन्स ने ह्यूमंस को खाना शुरू कर दिया था, जिससे ह्यूमन रेस खत्म होने की कगार पे आ गई थी। इन्हीं से बचने के लिए ह्यूमंस ने एक स्ट्रैटेजिक सिटी का निर्माण किया, जो कि 3 बड़ी बड़ी वॉल से घिरा हुआ था। सबसे बाहर की वॉल का नाम है वॉल मरिया, नेक्स्ट इज वॉल रोज और सबसे इनर वाला है वॉल सेना। एंड ह्यूमंस अब इन्हीं वॉल्स के अंदर रहते हैं। नाउ इन वॉल्स के आसपास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड एरन वॉल मरिया के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में रहता है। कमिंग बैक टू स्टोरी, एरन को उसकी फ्रेंड मिकासा उठाती है, और यहाँ मैं आपको क्विकली बता दूं कि मिकासा के पेरेंट्स का कत्ल हुआ था, और तब से ही वो एरन की फैमिली के साथ रह रही है। एनीवेज, ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ रास्ते में उन्हें हैनिस मिलता है, जो कि एक सोल्जर है। एरन हैनिस पर गुस्सा होता है क्योंकि वो ड्यूटी पर होने के बाद भी ड्रिंक कर रहा था। हैनिस और यहाँ के बाकी कई सोल्जर्स का यही हाल था, क्योंकि लास्ट कई डिकेड से कोई भी टाइटन इन वॉल्स को पार नहीं किया था। तो ऐसे में ह्यूमंस पे अटैक हुआ ही नहीं, और इसलिए सोल्जर्स एकदम मस्त वाली लाइफ जी रहे थे। इसी बीच हम स्काउट रेजिमेंट के सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि दरअसल वॉल के बाहर से सिटी को गार्ड करते हैं। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आपको यहाँ का मिलिट्री स्ट्रक्चर भी थोड़ा समझा देता हूँ। तो बेसिकली इस सिटी में 3 मिलिट्री रेजिमेंट्स हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली रेजिमेंट है मिलिट्री पुलिस। ये रेजिमेंट सिटी के किंग को गार्ड करता है। दूसरा है स्काउटिंग रेजिमेंट। ये रेजिमेंट सबसे ब्रेव सोल्जर्स के लिए है, क्योंकि इस रेजिमेंट के सोल्जर्स ही वॉल के बाहर जाते हैं और वहां से सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली कहा जाए तो वो लोग टाइटन्स पे जासूसी करते हैं और जरूरत पड़ने पर टाइटन से लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब सिटी का जो तीसरा रेजिमेंट है, वो सिटी के अंदर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है। सो नाउ दैट यू नो द रेजिमेंट्स, हम स्टोरी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले कमिंग बैक टू स्टोरी, स्काउट्स अंदर आते हैं और इनके ट्रुप का केवल 20% ही सरवाइव कर पाया था। एरन इन स्काउट्स को रियल हीरो के रूप में देखता है और बड़ा होकर इस रेजिमेंट को ही ज्वाइन करने का ख्वाब देखता था। घर आकर मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि एरन बड़ा होकर स्काउट्स को ज्वाइन करने की बात कर रहा था। यह बात सुनते ही एरन की माँ बहुत घबरा जाती है और उसे डांट देती है। ऑन द अदर हैंड, एरन के जो पिता थे वो कुछ समय के लिए किसी काम से बाहर जाने वाले थे, और वो एरन को बताते हैं कि वापस आकर वो एरन को उनके घर के बेसमेंट का एक सीक्रेट बताएंगे। नेक्स्ट सीन में एरन और मिकासा अपने फ्रेंड आर्मिन के पास जाते हैं, जहां ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। आर्मिन बताता है कि एक दिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो इन वॉल्स के बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि उसे समंदर बहुत पसंद है और इसीलिए वो इस सिटी को छोड़कर बाहर जाएगा। ये सुनकर मिकासा और एरन भी कहते हैं कि बड़े होने के बाद वो तीनों मिलकर इस सिटी से बाहर चले जाएंगे और समंदर के पास रहेंगे। वो तीनों यहाँ बात कर ही रहे थे कि इसी बीच एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, और इसी के साथ सबकी नजर वॉल पे जाती है, जहां वॉल से भी ऊंचा एक बड़ा टाइटन आ गया था। जी हाँ, ये टाइटन एक कोलोसियल टाइटन था, जो कि बाकी टाइटन से बहुत बड़ा और ताकतवर है। ये टाइटन वॉल पे एक जोर की किक मार के वहां बड़ा सा होल कर देता है, जिसके थ्रू कई टाइटन्स वॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। एरन और मिकासा भाग कर घर जाते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी। एरन की माँ घर के मलबे के नीचे दबी हुई थी और उन्हें बचा पाना इन बच्चों के बस के बाहर था। तभी यहाँ हैनिस आता और वो एरन और मिकासा को उठाकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि तब तक यहाँ एक बड़ी सी टाइटन आ गई थी। एरन अपनी आंखों के सामने ही उस टाइटन को एरन की माँ को खाते हुए देखता है। चारों तरफ तबाही मच गई थी और अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग वॉल मरिया के अंदर एंटर करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ एक और टाइटन आता है, हु वाज द आर्मर्ड टाइटन। ये टाइटन वॉल मरिया के मेन एंट्रेंस पे जोर से किक करता है, जिससे टाइटन्स इस वॉल के अंदर भी एंटर कर जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट बचे हुए लोगों को वॉल रोज के अंदर एंटर करना पड़ता है। अपनी मदर की मौत के बाद एरन कसम खा लेता है कि वो एक दिन इन टाइटन्स को खत्म कर देगा। अब यहाँ से कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, जहाँ 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें भी बाकी ट्रेनीज की तरह अपने अपने रेजिमेंट्स डिसाइड करने होंगे। यहाँ हम कुछ और कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे फाइटिंग में स्किल्ड एनी, हमेशा कुछ खाते रहने वाली साशा, जोक करते रहने वाला कॉनी, इनोसेंट क्रिस्टा, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग जीन, मार्को, रेनर एंड उसका फ्रेंड बर्टहोल्ट एंड यमिर। ट्रेनिंग में इन्हें सिखाया जाता है कि टाइटन स्लो और माइंडलेस क्रीचर है, और इन्हें जान से मारने के लिए स्पेसिफिकली इनके नेक के पीछे अटैक करना होता है, जिससे वो डायरेक्टली मर सकते हैं। इसके अलावा किसी और जगह अटैक का कोई खास फायदा नहीं है, सिंस टाइटन्स के पास बॉडी पार्ट्स रीजनरेट करने की पावर्स हैं।
नाउ ट्रेनिंग के दौरान ही इन्हें OMD गियर यानी कि ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका यूज करके ये लोग काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। जैसे कि कहीं क्लाइंब करना हो तो वो सब भी पॉसिबल होगा। मिकासा इन सब में से गियर को इजीली मास्टर कर लेती है, वहीं ऑन द अदर हैंड एरन को इसे मास्टर करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन ट्रेनिंग के वक्त कमांडर एरन को नोटिस करते हैं और एरन को अपनी बेल्ट चेंज करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एरन OMD को इजीली सीख लेता है। दरअसल एरन की ओल्ड बेल्ट फॉल्टी थी और इसी वजह से उसे OMD पे मास्टरी में इतना टाइम लग गया। तो देखते देखते इन लोगों की 3 साल की प्रैक्टिस भी खत्म हो जाती है, जिसके कुछ ही समय बाद उन सबको डिसाइड करना होगा कि वो मिलिट्री की कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले उन सभी को ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो कि रोज वॉल के साउथ में सिचुएटेड है, वहां पोस्ट कर दिया जाता है ताकि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। अपनी पोस्टिंग के पहले दिन एरन को ट्रॉस्ट में हैनस मिलता है, जो कि एरन से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी मां को नहीं बचा पाया था, और एरन उसे माफ करते हुए यहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद एरन और उसका ग्रुप वॉल के ऊपर कैनन्स वगैरह लगाकर तैयार होते हैं। अब पेट्रोलिंग के वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हम एरन के पीछे से एक कोलोसियल टाइटन को उठते हुए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोलोशियन टाइटन मेल एंट्रेंस को तोड़ देता है और वॉल पर रखी कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, विच मींस कि ये टाइटन बाकी टाइटन्स की तरह मेंटली स्लो नहीं था। एरन मौका पाकर उस टाइटन की नेक पे अटैक करने के लिए जंप करती है, लेकिन ये टाइटन अचानक ही हवा में गायब हो जाता है, जिसके बाद वॉल के होल में से बाकी टाइटन्स अंदर एंटर करने लगते हैं। अब सिंस स्काउट्स यहाँ मौजूद नहीं थे, तो इसका मतलब ये कि एरन और उसके ग्रुप को ही इन टाइटन से लड़ना होगा। यहाँ एरन अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो सिचुएशन को संभाल सके, लेकिन टाइटन्स एक एक करके खिलौनों की तरह सोल्जर्स को उठाकर खाने लगते हैं। ये सब देखकर आर्मिन एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है और तभी यहाँ एक टाइटन आ जाता है और आर्मिन को उठाकर खाने लगता है, लेकिन एरन तभी वहां आता है और आर्मिन को बचा लेता है। अब इस पूरे इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेटली एरन खुद नहीं बच पाता और टाइटन उसे खा जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिकासा आर्मिन के पास आती है तो उसे पता चलता है कि एरन ने आर्मिन को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी, और ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो मोर्चा संभालती है और सबको मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ ही समय बाद मिकासा के गियर्स की गैस खत्म हो जाती है और वो अपने आप को 2 टाइटन्स के बीच में फंसा हुआ पाती है। अब जैसे ही एक साइड का टाइटन मिकासा को खाने के लिए उसके करीब आता है, सरप्राइजिंगली दूसरी तरफ वाला टाइटन भागकर यहाँ आता है और इस टाइटन पे ही अटैक कर देता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने एक टाइटन को उनकी मदद करते हुए देखा था, लेकिन कुछ ही देर बाद टाइटन्स एक साथ इस अच्छे वाले टाइटन पे अटैक करके उसे खाने लगते हैं। आसपास व्हाइट फॉग हो जाता है और इस फॉग में से एरन निकल कर आता है। जी हाँ दोस्तों, एरन अभी तक जिंदा था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अच्छा वाला टाइटन और कोई नहीं बल्कि खुद एरन था। जी हाँ, एरन दरअसल में एक टाइटन शिफ्टर था, विच मीन्स कि वो अपने आप को एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, लेकिन इस बात का पता उसे और बाकी लोगों को आज ही लगा। ये सब देखकर सोल्जर्स एरन, मिकासा और आर्मिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो एरन को एक मॉन्स्टर समझ रहे थे और इसीलिए वो उसे मारना चाहते थे। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एरन के फादर ने उसे बचपन में एक इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद उन्होंने एरन को आखिरी बार एक की देते हुए कहा था कि इस की का यूज करके एरन बेसमेंट का सीक्रेट जान सकता है। कमिंग बैक टू रियल टाइम, गार्ड्स इतने में ही एरन पे कैनन फायर कर देते हैं और एज ए रिजल्ट एरन अपने टाइटन रूप में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और कैनन बॉल को रोक लेता है। आर्मिन आगे आता है और सोल्जर से कहता है कि एरन उनकी हेल्प कर रहा है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन तभी मिलिट्री कमांडर 6 यहाँ आते हैं और वो एरन को अपने आप को प्रूव करने के लिए एक चांस देते हैं। सो बेसिकली वो लोग प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक वो लोग एरन को अपनी टाइटन बॉडी में कन्वर्ट होने देंगे, जिसके बाद एरन को एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एंट्रेंस के उस होल को सील करना होगा जिससे टाइटन्स यहाँ आ रहे थे। तो प्लान के मुताबिक एक ग्रुप एरन के साथ लीड करता है, वहीं एक दूसरा ग्रुप बाकी टाइटन्स को उलझाए रखता है ताकि कोई भी एरन के रास्ते में ना आए। एरन एक बार फिर अपनी टाइटन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन इस बार वो अपनी टाइटन बॉडी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो उल्टा मिकासा पे ही अटैक कर देता है और खुद बेहोश हो जाता है। इसके बाद आर्मिन एरन के पास आता है और उसे उसका लक्ष्य याद दिलाता है, जो कि है टाइटन्स का सफाया। बस फिर क्या था, एरन अपनी टाइटन बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहता है और वो रॉक उठाकर एंट्रेंस की तरफ चल देता है। एरन एंट्रेंस को ब्लॉक करने में कामयाब रहता है और वहीं दूसरी तरफ अंदर के टाइटन्स को कैप्टन लेवाई और स्काउट्स खत्म कर देते हैं। साथ ही 2 टाइटन्स को जिंदा पकड़ लिया जाता है क्योंकि आज के इंसिडेंट के बाद वो लोग उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के बारे में सोच रहे थे। तो नेक्स्ट सीन में हम एरन को एक जेल में पाते हैं जहां उससे मिलने स्काउट्स के कमांडर एरविन और कैप्टन लेवाई आते हैं। वो लोग एरन से पूछते हैं कि वो किसकी साइड है, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ गया है कि कोलोसल टाइटन और द आर्मर टाइटन दरअसल में बाकी टाइटन से इसलिए अलग है क्योंकि वो दोनों भी एरन की तरह ही कोई ह्यूमंस हो सकते हैं जिनके पास टाइटन शिफ्टिंग की कैपेबिलिटीज है।
एरन क्लियर करता है कि वो खुद स्काउट्स को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है और वो है टाइटन्स को खत्म करना। एरविन बताता है कि वो एरन को स्काउट्स में शामिल करना चाहता है, लेकिन अभी एरन पे कोर्ट ट्रायल है जिसके बाद ही वो डिसाइड कर पाएगा कि उसका क्या करना है। ऐसा बोलकर वो लेवाई के साथ यहाँ से चला जाता है। तो कुछ दिन बाद सर्वे कॉप्स की लीडर हांजी माइक के साथ यहाँ जेल में आती है और एरन को कोर्ट ट्रायल के लिए अपने साथ ले जाती है। मिलिट्री रैंक के कई कमांडर्स एरन को जान से मार देने का ऑर्डर रखते हैं, लेकिन एरविन कहता है कि वो एरन की हेल्प से शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट को वापस ले सकते हैं। लेवाई यहाँ आकर एरन को बहुत बुरी तरह पीटता है, सेइंग कि वो लोग उसे एक ही शर्त पे अपने स्काउट में आने देंगे कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी तो वो लोग उसे तुरंत ही जान से मार देंगे। फाइनली एरन लेवाई का स्काउट ज्वाइन कर लेता है, जहां उसे कुछ न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, हु वेर ऊलो, गंथर एंड पेट्रा। नेक्स्ट सीन में हम हांजी को एरन के साथ देखते हैं, जहां हांजी एरन को बताती है कि उसने उन दोनों टाइटन्स जिन्हें पकड़ा गया है उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया है कि टाइटन्स के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग बिना सनलाइट के मूव तक नहीं करते एंड ह्यूमंस को वो लोग बस शॉक के लिए खाते हैं। एनीवेज, तो इसके कुछ ही दिन बाद एक अजीब घटना हो जाती है। वो जो पकड़े गए टाइटन्स थे ना, उन्हें कोई जान से मार दिया था, व्हिच मींस कि ये काम किसी अंदर के ही इंसान का था। बाकी स्टूडेंट्स के लिए अपनी रेजिमेंट चूज करने का दिन आ गया था, जहां एरन के बाकी फ्रेंड्स एक्सेप्ट एनी स्काउट्स को ही चूज करते हैं और एनी रॉयल गार्ड्स को चूज करती है क्योंकि उसे स्काउट्स का काम बहुत रिस्की लगता था। अपने ज्वाइनिंग के 1 मंथ बाद स्काउट्स वॉल रोज से बाहर जाते हैं, जहां इनका मिशन था वॉल मारिया तक पहुंचना। एरविन इन लोगों को अलग अलग टीम में बांटकर अलग अलग फॉर्मेशन में आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिससे ये लोग टाइटन्स को अवॉइड करके वॉल मारिया तक जा सकेंगे। बट टू देयर कंप्लीट सरप्राइज यहाँ एक फीमेल टाइटन आ जाती है जो कि जरूर एक ह्यूमन ही थी, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म हुई थी। ये फीमेल टाइटन सभी ग्रुप्स को जान से मारना शुरू कर देती है और यहाँ एक अजीब चीज होती है, विच वॉज ये फीमेल टाइटन आर्मिन के टीम के लोगों को जान से मार देती है, लेकिन आर्मिन को पकड़कर उसका चेहरा देखने के बाद उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वहीं लेवाई की टीम एक फॉरेस्ट में एंटर कर जाता है, जहाँ सोल्जर्स ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि टाइटन्स उन्हें पकड़ न सके। लेकिन यहाँ होता यह है कि फीमेल टाइटन पहले ही यहाँ आ चुकी थी। एरन लेवाई से पूछता है कि क्या उसे टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, जिस पे लेवाई कहता है कि ऐसा करने से पहले उसे सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो खुद इसका जिम्मेदार होगा। ये सुनकर एरन टाइटन में शिफ्ट नहीं होता और उन लोगों के साथ मिलकर लड़ने लगता है। अब वो फीमेल टाइटन एरन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एरविन की टीम ने यहाँ पहले ही एक जाल बिछा रखा था और वो लोग फीमेल टाइटन को जाल में फंसा लेते हैं। लेवाई और एरविन फीमेल टाइटन की गर्दन कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टाइटन के पास एक पावर थी जिसकी वजह से वो अपने स्किन को क्रिस्टल की तरह हार्ड कर सकती है। फीमेल टाइटन स्क्रीम करती है, जिसके बाद कई सारे टाइटन्स आकर उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। इस पॉइंट पे स्काउट्स को पीछे हटना पड़ता है और एरविन को रियलाइज होता है कि जो लड़की उस फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म थी वो जरूर ओएमडी गियर का यूज करके यहाँ से भाग गई है। तो इसके थोड़ी देर बाद वो फीमेल टाइटन फिर से अपीयर होती है और खूनी खेल फिर से शुरू हो जाता है। एंड इस पॉइंट पे एरन अपने टाइटन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और यहाँ अमेजिंग विजुअल के साथ हम एरन के टाइटन फॉर्म को और उस फीमेल टाइटन में खतरनाक फाइट होते हुए देख पाते हैं। फीमेल टाइटन एरन के टाइटन को ओवरपावर कर लेती है और उसे उसके टाइटन की नेक में निकालकर खाने लगती है, लेकिन ठीक इसी मोमेंट पे मिकासा और आर्मिन उस फीमेल टाइटन पे अटैक करके एरन को बचा लेते हैं। इसके बाद वो फीमेल टाइटन यहाँ से भाग जाती है और स्काउट्स वापस वॉल के अंदर लौट जाते हैं। यहाँ आने के बाद एरविन एरन को पुलिस को सौंप देता है, क्योंकि एरन बिना परमिशन के टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। मिलिट्री पुलिस को एरन को कोर्ट ट्रायल के लिए शिफ्ट करने का काम दिया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मिलिट्री पुलिस ग्रुप में एनी भी शामिल थी। ट्रांसफर के दौरान रास्ते में एनी को आर्मिन मिलता है, जो कि एनी के साथ मिलकर एरन को यहाँ से भगाने का प्लान बनाता है। इसके बाद वो लोग एरन और मिकासा के पास जाते हैं, जहां एरन, मिकासा और आर्मिन के अंडरग्राउंड टनल में जाने लगते हैं, लीविंग एनी बिहाइंड। अब दरअसल ये एनी के लिए एक ट्रैप था। जी हाँ, यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जब मार्को ओएमडी गियर खराब हुआ था तब एनी वहीं थी, और ये बात याद करके ही आर्मिन को एनी पे शक हो गया था कि वो ओएमडी गियर एनी ने ही चुराया था और उन दोनों कैप्चर टाइटन्स को भी एनी ने ही जान से मारा था। एनी अपने आप को गार्ड से घेरा देखकर फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद एक क्लियर हो जाता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है और इसीलिए उसने उस दिन आर्मिन का चेहरा देखकर उसे छोड़ दिया था। सभी स्काउट्स एनी पे अटैक करते हैं, उसे कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट वो जाल तोड़कर फिर खड़ी हो जाती है। अब इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही चीज बचा था कि एरन अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए और एनी से लड़े, और वो ऐसा ही करता है। इन दोनों की काफी खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट में एरन फीमेल टाइटन के हाथ पैर तोड़ देता है, बट इससे पहले वो एनी को टाइटन के नेक से निकाल पाता। एनी के आसपास एक क्रिस्टल फॉर्म हो
जाता है और वो उस क्रिस्टल के अंदर ही ट्रैप्ड हो जाती है। अब लेवाई और एरविन समझ जाते हैं कि वो एनी से कुछ नहीं पता कर सकते जब तक कि वो क्रिस्टल से बाहर ना आ जाए। एनी की क्रिस्टलाइज बॉडी को ले जाया जाता है, जिसके बाद एरविन काउंसिल से एरन के बारे में बात करता है, उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो एरन की हेल्प से स्काउट्स को और मजबूत कर सकता है। साथ ही वो बताता है कि बाकी के 2 टाइटन्स कोलोसियल और आर्मर्ड भी एरन की तरह ह्यूमंस ही हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में माहिर हैं। ये लोग एरन की हेल्प से उन दोनों को भी हरा सकते हैं। एरविन की बातों पे काउंसिल रेडी हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस वॉल पे आता है जिसको फीमेल टाइटन ने क्रैक किया था और यहाँ एक बड़ा सा हिस्सा टूट कर गिरता है। एंड देन हम एक कोलोशियल टाइटन को इस गैप के अंदर से झांकते हुए देखते हैं। तो 7वें एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम सतोरू को देखते हैं जो कि जोर से चिल्लाता है गो बैक, और इसी के साथ वो फिर से टाइम में पीछे उस दिन पर चला जाता है जहां वो कायो के साथ साइंस सेंटर आया था। यहां से इवेंट्स फिर से रिपीट होने लगते हैं और घर वापस जाते वक्त केनिया सतोरू से एक बुक के बारे में पूछता है जो कि उसने सतोरू को पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन सतोरू को उस बुक के बारे में कुछ याद नहीं आता, इसलिए वो कह देता है कि उसने अभी वो बुक नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि केनिया ने सतोरू को किसी तरह का बुक दिया ही नहीं था। जी हाँ, दरअसल केनिया को सतोरू की बिहेवियर में काफी चेंजेस दिखाई देने लग गए थे और इसीलिए वो जानना चाहता था कि आखिर सतोरू को क्या हुआ है। वो सतोरू से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारे लिए इतना केयर क्यों दिखा रहे हो। अब सतोरू केनिया को अपने रिवाइवल के बारे में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन उससे इतना जरूर कहता है कि कायो की जान खतरे में है और इसीलिए वो कायो की मदद करना चाहता है। ऐसे में केनिया कहता है कि वो भी सतोरू की मदद करेगा। नाउ शाम को सतोरू कायो को घर खुद छोड़ने जाता है, जिसके बाद हम फर्स्ट मार्च का सीन देखते हैं जहां कुछ इंसिडेंट्स लास्ट टाइम के मुकाबले इंप्रूव हुए थे और ये दिन इजीली निकल जाता है। इसके बाद सेकंड मार्च आता है जब सतोरू की बर्थडे पार्टी चल रही थी और पार्टी के बीच सतोरू यूकी के घर जाकर विंडो पे पत्थर मार देता है ताकि यूकी के डैड पुलिस को फोन कर दे, और इससे क्या होगा कि उस एरिया में आसपास पुलिस रहेगी तो किलर यहाँ नहीं आ पाएगा। इसके बाद सतोरू कायो की मॉम को सीढ़ियों से गिरा देने का सोचता है ताकि वो उस कायो से दूर रह सके, लेकिन यहाँ केनिया सतोरू को समझाता है कि उन्हें कायो की मॉम को किसी और तरह से हैंडल करना होगा। तो नेक्स्ट सीन में सतोरू कायो को घर छोड़ते वक्त एलिमेंट्री स्कूल के एक पुराने बस में ले जाता है जो कि अब यूज नहीं होता था। सतोरू और केनिया यहाँ कायो के रहने का सारा इंतजाम कर चुके थे और वो कायो को सब समझा बुझाकर यहाँ छिपा देते हैं। अब उस दिन तो कायो, सतोरू और केनिया ये सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ठीक अगली रात जब कायो बस में सो रही होती है तब हम किसी अनजान आदमी को बस का डोर ओपन करते देखते हैं। इसी के साथ 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। बैक टू स्टोरी 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम उसी आदमी को बस के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं जहां वो आदमी अपना बैग रखता है और सामने रखे एक बॉक्स पर बहुत जोर से किक मारता है, जिसकी आवाज सुनकर कायो बहुत डर जाती है। ना फॉर्चुनेटली यहाँ एक पर्दा लगा हुआ था और वो आदमी पर्दे के उस पार नहीं आता है जहां कायो छुपी हुई थी। खैर अगले दिन स्कूल में मिस्टर यशीरो देखते हैं कि कायो प्रेजेंट नहीं थी और इसीलिए वो सतोरू से बात करके चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वाले को कॉल कर देते हैं। रात को हम मिस्टर यशीरो और ऑफिसर्स को कायो के घर जाते देखते हैं, लेकिन यहाँ घर में कोई नहीं था। ऑल्दो डिनर टेबल पे हाफ फिनिश्ड डिनर पड़ी हुई थी, विच मीन्स कि कायो की मॉम पुलिस को देखकर यहाँ से भाग निकली। तो इसके बाद सतोरू और उसके फ्रेंड्स कायो से मिलने बस में जाते हैं, जहाँ केनिया बताता है कि बस कुछ ही समय बाद ऑफिसर्स कायो और उसकी मॉम को अलग कर देंगे, और ये बात सुनकर कायो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद कायो सतोरू को उसका गिफ्ट देती है जो कि दरअसल हैंड ग्लव्स थे जिन्हें कायो ने खुद से उसके लिए बुना था। नाउ कायो सतोरू को आज रात यहीं उसके पास रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे यहाँ अकेले रात को डर लगता है, और वो उन्हें लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बताती है जहाँ एक अनजान आदमी इस बस के अंदर आया था। साथ ही वो उन्हें उस आदमी का बैग भी दिखाती है। अब बैग को खोलने पर सतोरू बहुत बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि इसके अंदर मास्क, रबर शूज और रोप वगैरह रखे हुए थे जो कि ऑब्वियसली किसी किडनैपर का सामान था। ये देखकर सतोरू समझ जाता है कि इतने समय से वो लोग किलर के ही सीक्रेट ठिकाने पर छिपे हुए थे। ऐसे में वो कायो को यहाँ से निकालने का डिसाइड करता है, जिसके बाद केनिया सतोरू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई और प्लान है। इसके जवाब में सतोरू यस कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को सतोरू के घर के बाहर देखते हैं। सतोरू यहाँ अपनी मॉम से कहता है कि वो बस अपनी फ्रेंड की
की मदद करना चाहते हैं और उन्हें कायो की सिचुएशन के बारे में सब बताता है, जिसके बाद सतोरू की मॉम खुशी खुशी कायो को यहाँ रुकने के लिए अलाउ कर देती है। देन वो मिस्टर यशीरो को कॉल करके उन्हें बताती है कि अभी अभी सतोरू और उसके फ्रेंड्स कायो को यहाँ लेकर आए हैं, और वो यशीरो से पूछती है कि अब कायो का क्या होगा, जिसपे यशीरो कहते हैं कि उन्हें एक प्लान बनाना होगा जिससे कायो की मॉम की सच्चाई सामने आए और पुलिस कायो और उसकी मॉम को अलग कर दे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम कायो की मॉम को अपने घर में देखते हैं, जहाँ वो कायो का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक रही होती है, और तभी डोर बेल रिंग करती है, जिसे सुनकर वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस बाहर आ गई है। लेकिन बाहर से कायो उन्हें आवाज लगाती है और गुस्से में वो बाहर जाकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी कायो के पीछे से सतोरू और उसकी मॉम आ जाते हैं। 8वां एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब 9वें एपिसोड में हम देखते हैं कि कायो की मॉम सतोरू और उसकी मॉम पे ही आरोप लगाने लगती है कि वो लोग उसकी बेटी को पता नहीं कहां लेके चले गए। लेकिन एन मौके पे यहाँ पुलिस आती है और पुलिस को सब कुछ पता था कि कायो की मॉम अब्यूजिव है, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। मिस्टर यशीरो यहाँ कायो की नानी को लेकर आए थे और ऐसे में हम कायो की मॉम का फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल कायो की मॉम का हस्बैंड उन्हें बहुत मारता पीटता था और इसीलिए उन्होंने डाइवोर्स लिया, लेकिन डिवोर्स के बाद उन्हें अकेले कायो को पालना पड़ रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो कायो पे हाथ उठा देती थी। कायो की मॉम अरेस्ट हो जाती है और इसके बाद कायो की कस्टडी उसके नानी को मिल जाती है और कायो की नानी उसे हमेशा के लिए अपने गांव लेकर चली जाती है। तो ऐसे में वी कैन से कि कायो अब सुरक्षित थी और इसीलिए सतोरू किलर के नेक्स्ट टारगेट पर नजर रखने लगता है, जो कि अयाना कनिशी नाम की लड़की थी। अब ये नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं अयाना कहूंगा। खैर, अयाना दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसका दोस्त बनना सतोरू के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो एक दिन सतोरू उसका घर पता करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है और इससे पहले कि वो उसके घर का पता लगा पाता, सतोरू की मॉम यहाँ जाती है और सतोरू को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उन्हें यशीरो मिलते हैं, जो कि उन्हें लिफ्ट देते हैं। सतोरू यशीरो से पूछता है कि क्या वो मैरिड है, जिसपे यशीरो बताते हैं कि उन्हें आज तक कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं। यहाँ बातों के दौरान सतोरू गाड़ी के कंपार्टमेंट से कुछ तो बाहर खींचने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर यशीरो बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। अब कंपार्टमेंट खुलते ही अंदर से बहुत सारी कैंडीज बाहर गिर जाती है, विच वाज सरप्राइजिंग। ऐसे में यशीरो कहते हैं कि उन्हें स्मोकिंग छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं और वो स्मोकिंग की जगह अब ये कैंडीज खा लिया करते हैं। एनीवेज, अगले दिन क्लास के बाद केनिया सतोरू से पूछता है कि वो कायो की जान बचा लेने के बाद भी इतना परेशान क्यों रहता है। ऐसे में सतोरू कहता है कि उसे किलर का पता लगाना है ताकि कोई और बच्चा उसका शिकार ना बने। लेकिन अब ये और भी मुश्किल होने वाला था क्योंकि किलर ने उस अनयूज्ड बस से अपना सारा सामान हटा लिया था। इस पॉइंट पे केनिया सोचने लग गया था कि सतोरू को ये सब कैसे पता है, लेकिन सतोरू कहता है कि मुझे ये सब मत पूछो, बस मेरी मदद करो। यहीं पे 9th एपिसोड खत्म होता है। अब 10वें एपिसोड के शुरुआत में सतोरू अपने दोस्तों के साथ अयाना से दोस्ती करने जाता है। अयाना इन्हें देखकर कहती है कि तुम वही लोग हो ना जो उस ओल्ड बिल्डिंग में जाते हो। अब ये बात सुनकर सतोरू और उसके फ्रेंड काफी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ओल्ड बिल्डिंग उनका सीक्रेट हाइड आउट है, लेकिन ये बात तो अयाना को भी पता है। अयाना उन लोगों से कुछ खास बात तो नहीं करती, लेकिन अगले दिन वो खुद ही इन लोगों के सीक्रेट हाइड आउट पे आ जाती है क्योंकि उसे सीक्रेट हाइड आउट देखने का मन कर रहा था। इसके बाद वो सब लोग यहाँ बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल ओवर होने के बाद वो लोग अयाना से मिलने जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। इसी तरह वो लोग डेली टाइम स्पेंड करने लगते हैं और सतोरू रियलाइज करता है कि अब काफी टाइम निकल गया है। तो ऐसे में अब कायो, हिरोमी और अयाना या फिर कोई भी बच्चा उस किलर से सेफ है, बट स्टिल सतोरू को अब भी किलर को पकड़ना था। खैर, अगले दिन हिरोमी सतोरू को बताता है कि आजकल मिसातो काफी अकेले रहने लग गई है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो ये वही मिसातो है जिसने कायो पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया था, एंड सिंस सतोरू ने उसे गलत साबित कर दिया था, इसीलिए उस दिन के बाद से ही कोई भी मिसातो का दोस्त नहीं बनना चाहता था। अब क्योंकि मिसातो अकेली हो गई थी, वो किलर का टारगेट बन सकती थी, इसीलिए सतोरू उसे ट्रैक करना शुरू करता है। वो मिसातो को गर्ल्स बाथरूम में जाते देखता है और वो वहीं बाहर आकर वेट करने लगता है। अब काफी देर हो जाने के बाद भी मिसातो बाहर नहीं आती, इसलिए सतोरू अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां मिस्टर यशीरो आ जाते हैं और वो सतोरू से पूछते हैं कि वो यहाँ अंदर क्या कर रहा है। सतोरू घबराते हुए कहता है कि वो मिसातो का वेट कर रहा था और तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पीछे भी एक रास्ता है जहां से अभी अभी मिस्टर यशीरो आए थे। ठीक इसी समय नीचे से यूकी के डैड का ट्रक जा रहा होता है और सतोरू को लगता है कि कहीं इस ट्रक में किलर तो नहीं जो मिसातो को किडनैप करके ले जा रहा है, इसीलिए वो मिस्टर यशीरो को उस ट्रक का पीछा करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उस ट्रक का पीछा करते देखते हैं, जहां सतोरू मिस्टर यशीरो से कहता है कि वो और उसके फ्रेंड्स आजकल एक किडनैपर और डिटेक्टिव वाली गेम खेल रहे हैं, जहां वो ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ एक किडनैपर घूम रहा है जो कि अकेले बच्चों का किडनैपिंग करता है और इसलिए वो ऐसे स्टूडेंट से दोस्ती करते हैं जो अकेले होते हैं।
इससे स्टूडेंट का भी भला हो जाता है और इसीलिए ही वो मिसातो से भी दोस्ती करना चाहता है। ऑब्वियसली सतोरू कुछ तो कहानी बना रहा था अपना पूरा प्लान छिपाने के लिए, लेकिन ये सुनकर यशीरो कहते हैं कि भले ही ये एक गेम है लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है। इसके बाद वो सतोरू को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो अपनी कार ट्रक से ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेते हैं और सतोरू से कहते हैं कि चिंता मत करो, उस ट्रक में कोई किडनैपर नहीं है और मिसातो भी अभी वॉशरूम में सेफ है। वैसे अगर चिंता करना ही है तो अपनी करो। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे यशीरो रिवील करते हैं कि वही कायो को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे, यानी कि वही किडनैपर है। लेकिन सतोरू कायो से दोस्ती कर लिया, इससे वो कायो को किडनैप नहीं कर पाए। फिर वो अयाना को किडनैप करने का सोचे, लेकिन वो उससे भी दोस्ती कर लिया। तो इतनी बार उनके टारगेट को खराब करना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसलिए कंफर्म करने के लिए ही यशीरो ने प्लान बनाया, जिसके मुताबिक वो अकेले रहने वाली मिसातो के बारे में हिरोमी को बताया और देखते ही देखते सतोरू मिसातो को बचाने उसके पीछे भागता आया। यशीरो पहले से ही मिसातो की ड्रिंक में पिल्स मिला दिए थे, जिसकी वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़े। एंड देन उन्होंने ही यूकी के फादर से यहाँ का खाना ऑर्डर किया था और उसी के अकॉर्डिंग सारी टाइमिंग मैच हुई और सतोरू उनके प्लान में फंस गया। अब ऑब्वियसली ये सब सुनकर सतोरू शॉक में था, क्योंकि वो सोचा ही नहीं था कि किडनैपर उसके टीचर भी हो सकते हैं। खैर, इसके बाद यशीरो कार को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां ठंडे बर्फीले पानी से भरी एक लेक थी। यशीरो कहते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे ने मेरे हर एक प्लान को नाकाम कर दिया, एज इफ तुम फ्यूचर देख पाते हो। खैर, जो भी हुआ अब खेल खत्म होता है और इतना कहकर यशीरो कार से बाहर निकल जाते हैं और सतोरू को कार के सहित लेक में गिरा देते हैं। इसके बाद यशीरो यहाँ से जाने लगते हैं और सतोरू डूबते हुए कहता है कि यशीरो, मैं तेरा फ्यूचर देख सकता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे से उसकी फ्यूचर की मेमोरीज डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देने लगती है, एज इफ उसका फ्यूचर खत्म हो रहा हो, और सतोरू की सांसें रुक जाती है और इसी के साथ 10वां एपिसोड खत्म होता है। नाउ 11वें एपिसोड में हम यशीरो के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वो 6th स्टैंडर्ड में था। उनकी एक फ्रेंड के 2 हैमस्टर्स थे जिनके कुछ बच्चे हुए थे और वो इतने हैमस्टर्स नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उन्होंने वो हैमस्टर्स यशीरो को दे दिए। घर आकर यशीरो ने हैमस्टर्स को पानी में डुबो दिया और 3 घंटे बाद जब वो अपने रूम में वापस आया तब सभी हैमस्टर्स पानी में डूबकर मर चुके थे, लेकिन एक हैमस्टर अभी भी जिंदा था। वो हैमस्टर एक दूसरे हैमस्टर की डेड बॉडी पे चढ़ा हुआ था और ये हैमस्टर यशीरो को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपना पेट रख लिया और उसका नाम स्पाइस रख दिया। अब अपने इस हैमस्टर को देखकर यशीरो को एक पुरानी कहानी याद आई, जो कि कंडाता नाम के एक पापी के बारे में थी। कहानी के मुताबिक कंडाता नाम का एक पापी नरक में सड़ रहा था और उसने एक बार एक मकड़ी की जान बचाई। इसीलिए इससे खुश होकर भगवान ने उसके लिए स्वर्ग से नीचे नरक तक एक मकड़ी का जाल लटका दिए, जिससे वो नरक से बाहर निकल सके। कंडाता उस मकड़ी के जाल पे चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब बाकी पापी भी उसी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो कंडाता उन्हें लात मार के गिरा दिया। ये देखकर भगवान ने वो जाल तोड़ दिया और कंडाता वापस नरक में गिर गया। अब ये तो बस एक कहानी थी, लेकिन रियल में उस हैमस्टर को पालने के बाद से मिस्टर यशीरो को भी सभी के सर पे वो मकड़ी का जाल दिखने लग गया था और यशीरो ने एक एक करके उस जाले से बंधे लोगों को मारना शुरू कर दिया। बेसिकली कहा जाए तो यशीरो थोड़ा इविल थे और वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी थे। एनीवेज, फिर एक दिन सतोरू ने उनके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की और फिर यशीरो को उसके सर पे भी वही जाल दिखने लगा, लेकिन वो तब भी नहीं मरा और इसलिए उन्होंने उसका नाम स्पाइस रख दिया और उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दिस मीन्स कि सतोरू अभी भी जिंदा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम सतोरू के मॉम को रोते हुए देखते हैं और ठीक उनके सामने सतोरू हॉस्पिटल बेड पे पड़ा होता है और ये ईयर 2003 होता है जहाँ सतोरू 26 साल का हो गया था। यस, वो पिछले 15 साल से कोमा में था और अब जाकर उसे होश आया होता है। यहाँ डॉक्टर सतोरू से पूछते हैं कि बेहोश होने से पहले उसे आखिरी कौन सी बात याद है। सतोरू बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, उसकी सारी यादें धुंधली हो गई थी। सतोरू मनी मन कहता है कि वो 15 साल से सो रहा था, लेकिन जब अब उसकी आंखें खुल गई है फिर भी उसे कुछ नया नहीं लग रहा था। आई मीन टू से कि वो एक बुक पढ़ रहा होता है और वो नोटिस करता है कि उसे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स के बारे में भी पता था, लेकिन उसने ये सब पढ़ा कब, यानी कि उसके दिमाग का लेवल 11 साल के किसी बच्चे की तरह नहीं था जैसा होना चाहिए था आइडियली, बल्कि एक 26 साल के जवान इंसान की तरह था। यहाँ सतोरू के दोस्त केनिया और हिरोमी उसे मिलने आए होते हैं और थोड़ी देर बाद एक लेडी उसे मिलने आती है, जिसे देखकर सतोरू बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि कायो थी। कायो की हिरोमी से शादी हो चुकी थी और उनका एक छोटा सा बेबी भी था। सतोरू कायो को कांग्रेचुलेट करता है, जिसके बाद कायो सतोरू को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज कायो की लाइफ इतनी अच्छी हो सकी थी।
सतोरू को पिछली बातें याद नहीं थी, इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर उसने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो उसे थैंक्स कर रही है। इसी बीच कायो का बेबी रोने लगता है और सतोरू उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है और वो बेबी उसके हाथ पे अपना हाथ टच करता है और ये ठीक उसी तरह था जैसे बचपन में कायो ने सतोरू का हाथ टच किया था और इसके बाद वो बेबी शांत हो जाता है। इस दिन के बाद से सतोरू और भी ज्यादा सीरियसली एक्सरसाइज करने लगता है क्योंकि वो ठीक होना चाहता था। यहाँ हॉस्पिटल में सतोरू की एक 9 साल की छोटी बच्ची कुमी से दोस्ती हो जाती है, जहाँ कुमी बताती है कि उसका कुछ दिन बाद एक ऑपरेशन होने वाला है और उसे बहुत डर लग रहा है। इस पे सतोरू कुमी से कहता है कि अगर उसे कभी भी डर लगे तो वो बस अपने पेरेंट्स का हंसता हुआ चेहरा याद कर ले, जिससे उसका डर खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो कि सतोरू को अपना नाम मिस्टर निशिजोनो बताता है। अगर आपको याद होगा तो सतोरू के अरेस्ट होने से पहले ब्रिज के नीचे कातेगिरी ने सतोरू को यही नाम बताया था। मिस्टर निशिजोनो सतोरू से पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें पहचाना और इसके बाद वो अपना हैट और ग्लासेस उतार कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि उनका असली नाम मिस्टर यशीरो है और वो उसके होम रूम टीचर हुआ करते थे। मिस्टर यशीरो बताते हैं कि 5 साल पहले उन्होंने शादी करी, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वो काउंसिल मेंबर बन गए हैं। मिस्टर यशीरो सतोरू से कहते हैं कि पिछले 15 साल से वो सतोरू के होश में आने का वेट कर रहे हैं और सतोरू ने बताता है कि उसकी मेमोरी जा चुकी है, जिसपे यशीरो कहते हैं कि तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। खैर, कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं और अब कुमी का ऑपरेशन होने वाला था। सतोरू कुमी से मिलने जा रहा होता है और रास्ते में उसे यशीरो मिलता है। सतोरू यशीरो से कहता है कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहता है और यशीरो कहते हैं कि उन्हें बात करने के लिए एक अच्छी जगह पता है और वो सतोरू को हॉस्पिटल के रूफटॉप पे ले जाते हैं। रूफटॉप पे आते ही सतोरू यशीरो से कहता है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब फिनाले एपिसोड में हम देखते हैं कि जब कायो के बेबी ने सतोरू के हाथ पे अपना हाथ टच कराया था तब एक झटके में सतोरू की सभी मेमोरीज वापस आ गई थी। इसके बाद केनिया और हिरोमी सतोरू से मिलने आए थे, जहां सतोरू उन दोनों को बताता है कि उसकी मेमोरी वापस आ गई है और उसे पता है कि 15 साल पहले होने वाली किडनैपिंग्स का जिम्मेदार कौन था और किसने उसे जान से मारने की कोशिश करी थी। ऐसे में वो उन दोनों से उस किलर को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है। सीन शिफ्ट होकर रूफटॉप पे आ जाती है, जहां यशीरो खुश हो जाता है कि सतोरू की मेमोरी वापस आ गई है और वो सतोरू से कहता है कि 15 साल पहले सतोरू ने उनके सभी प्लान्स पे पानी फेर दिया था और किसी बच्चे के लिए ये सब करना इम्पॉसिबल था। यशीरो से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। डूबने के पहले भी उसने कहा था कि वो उनका फ्यूचर देख सकता है और इसका क्या मतलब था। तभी अचानक से यशीरो को ध्यान आता है कि शायद सतोरू जानबूझकर यहाँ आया है और जरूर वो उनकी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो वो चेक करते हैं और सतोरू के पास से सचमुच में एक फोन निकलता है जिसमें एक कॉल कनेक्टेड था। यशीरो वो कॉल कट करता है, जिसके बाद वो कहता है कि 15 साल पहले जो कुछ भी नहीं हो सका उसका कोई भी सबूत नहीं बचा है और वैसे भी सतोरू की वजह से कभी भी वो अपने अपराध को अंजाम दे ही नहीं पाया, इसीलिए उन्हें फंसाना नामुमकिन है। वो बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसने कुमी के मेडिसिन में जानलेवा सब्सटेंस मिला दिया है और उस पर सतोरू के फिंगरप्रिंट छोड़ दिए हैं, जिस वजह से ऑपरेशन होने से पहले ही कुमी मर जाएगी और सारा इल्जाम सतोरू पे आ जाएगा। इस गिल्ट में आकर शायद सतोरू अपने आप को मार ले, है ना। सतोरू कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का मिसिंग पीस हूं। वो कहता है कि तब भी वही जीता था और आज भी वही जीतेगा। इसके बाद सतोरू सीधे टेरेस से गिरने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि सतोरू नीचे गिरता यशीरो उसका व्हीलचेयर पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। यशीरो सतोरू से कहता है कि 15 साल बहुत होते हैं और उसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर यशीरो इन 15 सालों में रोज सतोरू को देखने आया करते थे और उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो उसे मार ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें जीने की एक नई वजह मिल गई थी। जी हाँ, यशीरो को जानना था कि आखिर सतोरू उनके प्लान पे कैसे पानी फेर रहा था और इसी एक्साइटमेंट में वो सतोरू को नहीं मारते थे। यशीरो इमोशनल होकर कहता है कि तुम जब तक हो तब तक ही मैं भी जी सकता हूँ और इतना कहकर वो अपना हाथ छोड़ देता है, जिससे सतोरू नीचे गिरता है और इसके बाद यशीरो खुद भी अपने आप को मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी वो नीचे देखता है कि सतोरू के फ्रेंड्स नीचे एक प्रोटेक्टिव शीट लेकर खड़े थे जिसपे गिरकर सतोरू की जान बच गई थी और ये देखकर यशीरो हंसने लगता है और वहां से पीछे हट जाता है। इसके बाद पानी में वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है, जहां उसे अपने सर पे वही मकड़ी का जाला दिखाई देने लगता है। ऐसा होते ही वो सरेंडर कर देता है और पुलिस यशीरो को सतोरू पर जानलेवा हमला करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। क्लोजिंग सीन में हम सतोरू को एक दिन उसी ब्रिज के पास देखते हैं जहां वो तब आया था जब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी।
उस जगह को देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, लेकिन इस वाले टाइमलाइन में वो घटना कभी हुई ही नहीं थी क्योंकि सतोरू ने अपना सारा फ्यूचर ही बदल दिया था। लेकिन उसकी मेमोरी में अभी भी वो सब वैसा का वैसा ही था। तभी बाहर बारिश होने लगती है और एक लड़की उस बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे आती है और वो सतोरू से कहती है कि क्या वो यहाँ खड़ा हो सकती है। उसे देखकर सतोरू इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कातागिरी थी। जी हाँ, सतोरू की वही कलीग जिसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद करी थी। लेकिन इस टाइमलाइन में सतोरू और वो एक अजनबी हैं क्योंकि वो तो सतोरू से कभी मिली ही नहीं थी और इसी के साथ सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इरेज्ड एनिमे की कहानी एंड आई नो कि एंड में आपको स्पाइडरमैन नो वे होम वाली फील आई होगी। आई मीन मुझे एंड में देखकर वही सीन याद आ गया जब पीटर सबकी मेमोरी से गायब होकर वापस एमजे से मिलने जाता है। सिमिलर वे में सतोरू भी बिना कुछ स्वार्थ देखे जब सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा देता है तो फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सिंस यशिरो एक साइको था और वो वीक लोगों को मारने का आदी था, उसे ऐसे में सतोरू में स्पाइस दिखाई देता है जो कि बाकियों से स्मार्ट है, इसलिए वो उसे मरने नहीं देता और उसके कोमा से बाहर आने का वेट करता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर सतोरू ने वो सब कैसे कर लिया था। 15 साल तक वो सतोरू के ठीक होने का वेट किया और इसी तरह उसकी लाइफ को एक पर्पस मिल गया था जो कि था अपना आंसर खोजना। वो जब भी सतोरू को मारने जाता था वो ये सोचकर रुक जाता था कि अगर वो उसे जान से मार देगा तो उसके सवालों का जवाब कौन देगा। फाइनली जब उसे आंसर मिल जाता है तब वो रिलीव्ड फील करता है और सतोरू को रूफटॉप से फेंक देता है। लेकिन यहाँ सतोरू ने स्मार्टनेस दिखाते हुए सब कुछ प्लान किया था और ये देखकर यशिरो को रियलाइज होता है कि वो सतोरू जितना स्मार्ट नहीं था और इसके बाद वो अपने आप को एज वीक देखने लगा और उसे खुद के सर पे मकड़ी का जाल दिखाई देने लगता है। अब यहाँ ऐसी भी एक थ्योरी दी जाती है कि क्योंकि यशिरो ने कुमी को जानलेवा मेडिसिन दे दी थी तो हो सकता है कि सतोरू का एक और रिवाइवल हुआ होगा जहाँ उसने फ्यूचर में यशिरो का प्लान जान लिया होगा और इसीलिए नेक्स्ट बार वो सब प्लान करके यहाँ आया और इस बार उसने यशिरो के मुंह से सब उगलवा लिया और पुलिस के सामने सारे एविडेंस सामने आ गए। अब जो भी हुआ हो, फाइनली ये हुआ कि सतोरू ने सब कुछ ठीक कर दिया था और भले ही उसकी लाइफ कुछ खास नहीं हो पाई लेकिन जो लोग भी उससे जुड़े थे उन सब की लाइफ अच्छी हो गई थी और सतोरू के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।